नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने लिस्ट जारी कर दी है। 291 सीटों पर टीएमसी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। सीनियर लीडर सोवनदेव चैटर्जी को भवानीपुर से टिकट दिया गया है। टीएमसी ने 50 महिलाओं को टिकट दिए हैं और 28 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए हैं। ममता बनर्जी 10 फरवरी को पर्चा दाखिल करेंगी और 11 फरवरी को वो नंदीग्राम का दौरा करेंगी। नंदीग्राम की लड़ाई इस बार सबसे दिलचस्प कही जा रही है क्योंकि नंदीग्राम में एक हैवी वेट मुकाबला दिखाई दे सकता है, जहां पर ममता बनर्जी मैदान में होंगी टीएमसी से, तो बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी, जो इससे पहले ममता बनर्जी के विश्वसनीय रहे हैं। नंदीग्राम आंदोलन में सिंगूर में एक बड़ी भूमिका उनकी रही है, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रही है, लेकिन टीएमसी का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, तो अब ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हो सकते हैं। इस बीच आपको अलग अलग सीटों पर हम उम्मीदवार भी दिखा रहे हैं। ये तमाम वीआईपी और दिलचस्प मुकाबले इन सीटों पर आपको दिखाई देंगे। नंदीग्राम, भवानीपुर, उत्तरपाड़ा। भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी विधायक हैं, उपचुनाव में वो वहां से जीती थी, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहे थे कि क्या ममता बनर्जी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बिल्कुल साफ स्पष्ट तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं कोशिश एक मैसेज देने की भी ये कि एक ही जगह से चुनाव लड़ेंगी और वहां से विजयी साबित होंगी। मुख्यमंत्री 10 साल सर्व कर चुकी हैं पश्चिम बंगाल में, तो भवानीपुर में पहले ही उन्होंने कह दिया था कि वहां से सशक्त उम्मीदवार को निकालेंगे। और आज बड़ी हलचल बीजेपी के खेमे से इसलिए भी थी क्योंकि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने यह इच्छा जाहिर की कि वो वहां से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी सिर्फ एक जगह नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। दायित्व নিয়ে মনোদীপা, তুমি সিনিয়র আছো, একটু দেখে নেবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। तो यह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें खुद ममता बनर्जी ने 1 घंटे बैठकर मीडिया से बात की है और अपने जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनके नामों की घोषणा की है। 291 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस हुए हैं। टीएमसी की लिस्ट की बड़ी बातें भी आप देख लिए। 50 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं, 42 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, 79 एससी कैंडिडेट्स को जगह दी गई है, 17 एसटी उम्मीदवार हैं और 3 सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं। हालांकि इससे पहले जब ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने बाकायदा तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और शिवसेना को समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी दिया। তার আগে বলি, এই 291টি সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে। আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ সিট 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন, এবং শিডিউল ট্রাইব 16টা সিট, কিন্তু আমরা দিয়েছি 17 জন। এই হিসাবে হয়তো অনেককে আমার বাদ দিতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন দলের একটা পলিসি ডিসিশন হয়েছে, যাদের 80+ হয়ে গেছে বিকজ অফ দ্য কোভিড সিচুয়েশন। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এ পাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। तो ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ने वाली हैं और एक ही जगह से लड़ रही हैं। भवानीपुर से उन्होंने दूसरे कैंडिडेट सुहनदेव चट्टोपाध्याय को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो 10 तारीख को पर्चा भरेंगी नामांकन का नंदीग्राम से। 9 तारीख को नंदीग्राम जाएंगी और 10 मार्च को नॉमिनेशन फाइल करेंगी हल्दिया में। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त टीएमसी दफ्तर से सीधे अनुपम मिश्र जुड़ गए हैं। अनुपम, आप तो बाकायदा यहां पर मौजूद थे, आपने पूरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये कैंडिडेट्स जब अनाउंस किए गए उसको ध्यान से सुना। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जो घोषणा आज हुई है, अनाउंसमेंट हुए हैं, उसमें बड़ी बातें क्या निकल कर आ रही हैं, क्या मैसेज मिल रहे हैं?
जी मीनाक्षी, बिल्कुल ये ममता बनर्जी का घर है जहां से वो हर बार अनाउंसमेंट करती हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी भी खुद निकलने वाली हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है और यहाँ से वो निकलने वाली हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार 27 पुराने विधायकों को, सिटिंग एमएलएज को टिकट नहीं दिया गया है। उनमें कई मंत्री भी शामिल हैं और सबसे बड़ा जो नाम है पार्थो चट्टोपाध्याय का नाम है, जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया है और भी कई मंत्रियों को टिकट नहीं दिया गया है। और उसकी वजह जो ममता बनर्जी ने बताई है वो ये कि इनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, इस वजह से कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इनको इस बार विश्राम दिया जा रहा है और लेकिन इनको दरकिनार नहीं किया जा रहा है। एक विधान परिषद बनाई जा रही है जिसमें इनको शामिल किया जाएगा, वहां पर ये पार्टी का काम करेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तीसरी बड़ी बात जो है कि 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है और इसके अलावा एससी और एसटी मिला के भी 30 से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। लेकिन जो समझा जा रहा था कि बहुत सारे एक्टर्स को यहाँ पे शामिल किया जाएगा, लेकिन उनमें 6 प्रमुख एक्टर्स को जो सिने स्टार हैं टॉलीवुड के, उनको शामिल किया गया है। शायंतिका हैं, शाइनी घोष हैं, लवली हैं, राज चक्रवर्ती हैं, इनको टिकट दिया गया है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो इस बार प्रमुखता से उभर कर सामने आई हैं। ममता बनर्जी जिस पुराने कमरे में, अपने घर के पुराने कमरे में 2016 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तालिका की घोषणा की थी, 2011 में जिस कमरे से उन्होंने तालिका की घोषणा की थी, उसी छोटे से कमरे से इस बार भी उन्होंने तालिका की घोषणा की है। 2019 में उन्होंने बड़ा जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहां से तालिका की घोषणा की थी, लेकिन 2019 में जो रिजल्ट आया था वो उनके अनुरूप नहीं आया था। तो समझा जा रहा है कि 2011 और 2016 में जिस कमरे, जिस सीट पर बैठकर उन्होंने कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा की थी, इस बार भी उसी उम्मीद के साथ कि ये जीतेंगे, उसी कमरे से, उसी सीट पर बैठकर उम्मीदवारों के नामों की बड़ा दिलचस्प है, बीजेपी आज सुबह ही मेरे साथ जब डिबेट पर प्रवक्ता मौजूद थे, लोकसभा के सांसद मौजूद थे, तो उनका यह कहना था कि ममता बनर्जी भवानीपुर से भाग रही हैं, वो जीत नहीं पाएंगी। इस तरह के दावे जो है होते रहते हैं चुनावों के दौरान, लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत साफ स्पष्ट अनाउंसमेंट के साथ ही ये कर दिया कि एक ही सीट से चुनाव लड़ रही हैं और वो है नंदीग्राम। यानी वो ये मैसेज क्लियर कर देना चाहती हैं कि शुवेंदु अधिकारी उनके सामने ठहरते नहीं हैं। जी बिल्कुल, जिस दिन ममता बनर्जी ने अनाउंस किया था कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी, उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि वो भवानीपुर से भी लड़ेंगी। तब बीजेपी की ओर से बयान ये आया था कि वो हार के डर से ऐसा कर रही हैं, वो भवानीपुर से श्योर नहीं है कि यहां से जीतेंगी। उसकी वजह भी बताई गई थी, जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था वहां पे जो कोलकाता साउथ की जो सीट थी, उसमें अगर देखा जाए विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में, तो जो लीड थी भवानीपुर में वो बीजेपी की ज्यादा थी। इसी परिप्रेक्ष्य में बीजेपी ने कहा था कि यहाँ पर ममता बनर्जी नहीं जीतेंगी, इसलिए ममता बनर्जी यहां से भाग रही हैं और 2 सीटों पर लड़ेंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने आज साफ कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेंगी और भवानीपुर सीट से जो पावर मिनिस्टर रहे हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, उनको दिया गया है। लेकिन इसका जो अगर हम खाका खींचे तो एकमात्र यही है कि नंदीग्राम जो सीट है, वो सीट सबसे पहले जब शुभेंदु को लाया गया था तो शुभेंदु के बारे में कहा जा रहा था कि वो नंदीग्राम सीट से ही लड़ेंगे। अब भी जो कहा जा रहा है कि संभावना बहुत ज्यादा है शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम सीट से लड़ने की। तो इसकी वजह जो बताई गई थी वो की है कि शुभेंदु अधिकारी इतने पावरफुल नेता अगर टीएमसी से बीजेपी में आते हैं तो वो उनका प्रभाव पड़ेगा। तो ममता बनर्जी ने जब अनाउंस किया गया तो उसके पीछे की सोच बताई गई कि शुभेंदु को सिर्फ नंदीग्राम में केंद्रित करके रखने के लिए ममता बनर्जी ने ऐसा किया है, क्योंकि ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम से लड़ती हैं तो शुभेंदु को भी वहां से लड़ना होगा। एक ऐसी वजह बताई गई थी और उस वजह से अगर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी लड़ते हैं तो उनका जो चुनाव प्रचार है पूरे बंगाल में सीमित नहीं, पूरे बंगाल तक नहीं होगा, सिर्फ नंदीग्राम तक सीमित हो जाएगा। तो ये सारी वजह है। नंदीग्राम इस वक्त काफी महत्वपूर्ण जगह हो चुकी है, हाई प्रोफाइल सीट अगर एक हैवीवेट मुकाबला इस बार नंदीग्राम में दिखाई देने वाला है। ममता बनर्जी और अब कुछ समय बाद जब बीजेपी की लिस्ट भी जारी होगी तो देखना यह होगा कि शुभेंदु अधिकारी वहां से उतर रहे हैं या नहीं। हालांकि सोर्सेज से लगातार ये खबरें मिल रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी को वहां से टिकट बीजेपी दे सकती है। अब बड़ा सवाल यह कि 67%, 67% वोट शुभेंदु अधिकारी ने पिछले चुनाव में वहां से हासिल किए थे, यानी उनकी जो एक जमीनी पकड़ है वो इस वोट शेयर में भी दिखाई देती है। लेकिन अगर ओपोनेंट ममता बनर्जी है तो क्या तस्वीर नंदीग्राम की होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जिक्र इस बात का अनुपम कर ही रहे हैं कि इस बार कैसे फिल्म स्टार्स को भी टिकट दिए गए हैं, अलग अलग जो अपने अपने एरिया में काफी जाने पहचाने जाते हैं, उनका नाम है। लेकिन अनुपम, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से स्ट्रैटेजी को पूरा फ्रेम किया है, हर सीट पर सर्वे हुए हैं, वहां पर कैंडिडेट्स के विजय के फैक्टर को अच्छी तरह से एनालाइज किया गया है, कौन जीत सकता है, नहीं जीत सकता है। 27-28 विधायकों के टिकट कटना, क्या इसके मायने समझे जाएं?
ये देखिए, पहले से ही जो पिछले एक सप्ताह से ही चर्चा हो रही थी कि इस बार काफी सिटिंग एमएलएज को टिकट नहीं दिया जाएगा, और जो सर्वे हो रहे हैं काफी दिनों से, जो इंटरनल रिपोर्ट, इंटरनल जो एक सर्वे कराया गया था टीएमसी की ओर से, उस सर्वे के आधार पर ही ये निर्णय लिया जा रहा था। 2 सर्वे इस बीच में टीएमसी की ओर से पिछले कम से कम 4 महीनों में 2 सर्वे करवाए गए हैं, और इन 2 सर्वे के आधार पर ही ये निर्णय लिया गया कि इन सीटों पर अगर यहाँ इनको हटाकर किसी नए चेहरे को दिया जाए तो उसका ज्यादा फायदा होगा। तो उसी रणनीति के तहत ये 27 जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है। वजह बताई जा रही है कि काफी बुजुर्ग हो गए हैं, और ये सच भी है कि इनमें से बहुत लोग हैं काफी बुजुर्ग हैं, और जिस तरह की गर्मी पड़ने वाली है, जिस तरह गर्मी पड़ती है यहाँ, जिस तरह का परिश्रम होता है, संभवतः वो मेहनत परिश्रम नहीं दे पाए। तो ऐसे में जो स्ट्रैटेजिकली ठीक किया गया था उसके अनुरूप जो 27 सिटिंग एमएलए हैं उनमें से ज्यादातर जिनकी उम्र हो गई है उनको हटाया गया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि यही जिनकी तो उम्र कम है, एक उनको हटाया अंतर गया। कलह जो है वो टीएमसी के भीतर अनुपम दिखाई भी दे रही थी, जिसकी वजह से बहुत से नेता ऐसे भी हैं जो छोड़कर दूसरे खेमे में शामिल हुए, और लगातार ये पॉलिटिकल चुनावी डिस्कोर्स में ये बात सामने आ रही थी कि प्रशांत किशोर जिस तरह से काम कर रहे हैं या वो जिस तरह से सलाह दे रहे हैं, जो उनका रोल है, बहुत से ऐसे पुराने लोग टीएमसी के जिन्हें लगता है कि वो जमीनी नेता हैं, वो नाराज थे इस बात से, उन्हें वो काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा था और इसलिए पार्टी छोड़ रहे थे। जी देखिए, अभी भी नाराजगी है। जिन लोगों को हटाया गया है उनमें से बहुत सारे लोग निश्चित तौर पर नाराज होंगे, और ये जो प्रक्रिया चल रही है पिछले 1 साल से, जब से प्रशांत किशोर की टीम ने इस ओर रुख किया है और ये सर्वे शुरू किया है, और जो काम है, किस तरह से काम करना है, कहां पर रैली करनी है, किस तरह से रैली करनी है, किस जगह पर रैली करनी है, ये सब ठीक करने की जो रणनीति तय हुई है, उसमें बहुत सारे जो जमीनी नेता, जैसा आपने कहा, और सबसे बड़ी बात है जो पुराने नेता हैं, जिन्होंने टीएमसी के जन्मकाल से या उससे पहले जब वो कांग्रेस में ममता बनर्जी के साथ रहे, वहां से वो राजनीति करते आ रहे हैं। तो उनमें से ज्यादातर जो बुजुर्ग या जो पुराने नेता थे, उनको ये हमेशा से लग रहा था कि इस तरह की दखलंदाजी क्यों हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमसे अच्छी तरह राजनीति कोई नहीं समझता है। तो जिस तरह से काफी लोग बीजेपी में टीएमसी से शामिल हुए हैं, उनका सबका एक ये जो वजह थी बीजेपी में टीएमसी छोड़कर शामिल होने की, उसमें से एक वजह ये भी थी कि प्रशांत किशोर के काम की वजह से उनको जो काम कर रहे थे वो ठीक से कर नहीं पा रहे थे, और उससे वो नाराजगी उनमें थी। तो ये एक प्रमुख वजह थी, और ये अभी है। और ये जो चुनाव प्रक्रिया चलेगी, इस दौरान जिनका नाम नहीं लिया गया है, उनके जो आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है वो सहयोग न करें, इसलिए एक विधान परिषद बनाया गया है। जिन 27 लोगों को टिकट काटा गया है, उनके लिए एक विधान परिषद, एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्राइज मनी एक तरह से दी गई है। विधान परिषद में वो काम करेंगे, उनमें उनको जगह दी जाएगी। ये बात भी ममता बनर्जी ने कही है, ताकि जो असंतोष है वो कम रहे। बिल्कुल अनुपम, लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए एक्टर्स की भी भरमार है यहाँ पर। एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी बांकुरा से लड़ेंगी, एक्ट्रेस कौशानी मुखर्जी कृष्णानगर नॉर्थ से लड़ेंगी, एक्टर चिरंजीव चक्रवर्ती बारासात से लड़ेंगे, एक्ट्रेस लवली मित्रा कंटेस्ट करेंगी सोनारपुर साउथ से, कंचन मलिक को उत्तरपाड़ा से टिकट दिया गया है, डायरेक्टर राज चक्रवर्ती को बैरकपुर से टिकट दिया गया है। तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है फिल्मी दुनिया से संबंध रखने वाले यहाँ पर कलाकारों की भी है। इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। इंद्रजीत, कितना प्रभाव इस लिस्ट में आप, क्योंकि वहां लगातार कवरेज कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों का दिखाई दे रहा है? देखिए, ममता बनर्जी का जो कहते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल है, क्योंकि हर साल हर चुनाव में हम देखते हैं किस तरह से जो फिल्मी जगत के हस्तियां हैं उनको दिया जाता है टिकट, ताकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको एनकैश कर दिया जाए। और ये हमने देखा था 2019 के चुनाव में, जब सबको सरप्राइज कर दिया था ममता बनर्जी ने, जब उन्होंने ये कहा कि मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां जो 2 टॉप स्टार्स है बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के, उनको राजनीति में लाकर उनको कैंडिडेट बना दिया। और इस बार भी आप राज चक्रवर्ती जो फिल्म डायरेक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में मथुआ समाज के भगवान हरिचांद ठाकुर की जन्मस्थल पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। इसी महीने के अंत में जब बंगाल में पहले दौर की वोटिंग का माहौल होगा, उसी समय ये दौरा हो सकता है। टीएमसी इस दौरे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है। साल 2019 वही लोकसभा चुनाव वाला साल। मथुआ समुदाय की गुरु मां से पीएम मोदी की मुलाकात, और संयोग देखिए, लोकसभा चुनाव में बंगाल की 18 सीटों पर बीजेपी का कब्जा।
अब फास्ट फॉरवर्ड कर लें। 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू है और खबर गर्म है कि पीएम बांग्लादेश में मतुआ समाज के भगवान हरिचांद ठाकुर के जन्मस्थल पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को चुनाव का पहला चरण होगा। प्रधानमंत्री की इच्छा पर बांग्लादेश से पीएम के इस दौरे की इजाजत मांगी गई। बांग्लादेश के गोपालगंज जिले के उड़ाकांदी में हरिचांद ठाकुर का जन्म स्थान है और हरिचांद ठाकुर को मतुआ समुदाय में बड़े ही श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जब बंगाल में मतदान हो रहा होगा तब हो सकता है पीएम वहीं के दौरे पर हों। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर, जो मतुआ समुदाय के भगवान हरिचांद ठाकुर के परिवार से हैं, उन्होंने आज तक को बताया कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में हरिचांद ठाकुर के जन्म स्थान जाने का आइडिया उन्होंने ही दिया था। बांग्लादेश के गोपालगंज जिले में हरिचांद ठाकुर, जो कि मतुआ समाज के संस्थापक और भगवान के तौर पर देखे जाते हैं, उनके जन्म स्थान पर जाने की इच्छा उन्होंने जाहिर की है और ऐसे में बांग्लादेश सरकार इस वक्त प्रधानमंत्री के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजामों को देख रही है। मतुआ समुदाय की राजनीतिक पकड़ 70 सीटों पर है। ये ऐसी ताकत है जिसके दम पर यह समुदाय महत्वपूर्ण वोट बैंक बन चुका है। अब हर कोई मतुआ समुदाय के नजदीक रहना चाहता है। ममता बनर्जी इज ए प्रोटेस्टिंग फोर्स, तो अभी उस प्रोटेस्टिंग फोर्स को बाधा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर को वर्ल्ड मैप देखने पड़ता है। अभी हरिचांद जी का मंदिर में मतुआ वोट मिलने के लिए उधर चला जाएगा। अभी किधर किधर जाएंगे वो हम नहीं बता सकता, मगर ढूंढते हैं कौन कौन बंगाली अब्रॉड है जिसको पकड़ने से बंगाल को इन्फ्लुएंस कर सकेगा। बीजेपी ने मतुआ समुदाय का दिल नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर जीता था। सीएए का मुद्दा मतुआ समुदाय के लिए अहम है। मतुआ समाज के लोग बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं। सालों से इन पर रिफ्यूजी का तमगा लगा हुआ है, जबकि इनके पास वोटर आईडी कार्ड से लेकर आधार कार्ड और तमाम तरह के भारतीय पहचान पत्र हैं। इन्हें लगता है कि सीएए लागू हो जाए तो इनकी पहचान पुख्ता हो जाएगी। बीजेपी ने सीएए का वादा करके लोकसभा चुनाव में भारी समर्थन जुटाया, लेकिन अब सीएए कानून को लागू करने में देरी होने से मतुआ समाज की नाराजगी बढ़ रही है। ये वजह है कि 11 फरवरी को अमित शाह ने उत्तर 24 परगना जिले में मतुआ के गढ़ कहे जाने वाले ठाकुर नगर में अपना वायदा दोहराया था कि कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम खत्म होते ही सीएए लागू हो जाएगा। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मतुआ समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की। 2020 में ही हम सीए लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आया। কি বলেছেন আপনারা শুনেছেন তো, যে ভ্যাকসিন পর্ব শেষ হয়ে যাবে তারপর সিএ চালু হবে। 130 কোটির দেশ, 130 কোটি মানুষের ভ্যাকসিন পেতে কত সময় লাগবে? নয় করে 8 থেকে 10 বছর লাগবে। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त मतुआ समाज एक निर्णायक किरदार के तौर पर खड़ा हुआ है और यही वजह है कि सियासत के सर्वे सर्वा इस किरदार के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। चाहे वो ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या अमित शाह, बारंबार मतुआ समाज के गढ़ ठाकुर नगर जाकर वहां का दौरा कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी सियासी खेल समझ चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ममता सतर्क हैं और बीजेपी की नागरिकता संशोधन अधिनियम को धोखा बताने में लगी हुई हैं। ममता ने कहा, मतुआ समुदाय को सीएए की जरूरत नहीं है, वो देश के किसी भी दूसरे समुदाय की तरह नागरिक हैं। ममता समझा रही हैं कि बीजेपी उन्हें सिर्फ चुनावी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। 9 दिसंबर 2020 को ममता बनर्जी ने मतुआ समुदाय के गढ़ माने जाने वाले बनगांव में बड़ी रैली की थी। अभिषेक बनर्जी हाल ही में ठाकुरगंज के दौरे पर गए, जहां उन्होंने भगवान हरिचांद ठाकुर के दर्शन किए। ममता ने दो टूक समझाया कि राज्य की सभी शरणार्थी कॉलोनियों को पश्चिम बंगाल सरकार नियमित कर चुकी है और हर शरणार्थी परिवार को भूमि अधिकार दिया जा चुका है। आज के कॉन्टेक्स्ट में काफी चर्चा मतुआ वोट बैंक की हो रही है। ये मतुआ करते हैं, उसको पता नहीं था। जब बर्मा जिंदा था 20 साल उनको हमने देखा, हमने सब कुछ कर दिया। अभी आके फायदा ले रहा है झूठा बात कह के। बट आई वर्क फॉर ऑल।
15 मार्च 2020 को बीना पानी देवी यानी बोडो मां ने ममता बनर्जी को मतुआ समुदाय का संरक्षक घोषित किया था और 2011 में बंगाल में लेफ्ट की सत्ता को उखाड़कर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी। लोकसभा चुनाव में मतुआ समाज का पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका तो उसका सियासी संदेश नतीजों में साफ दिखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि विधानसभा चुनाव में भी मतुआ समुदाय का वोट बंगाल की सत्ता में किसी का भी खेल बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सवाल यही है कि किसका खेला होबे, यानी किसका खेल होगा। जय हरिचाँद, जय गुरुचाँद, जय। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आज तक पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 291 सीटों पर टीएमसी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और बाकी 3 सीटें छोड़ी हैं सहयोगियों के लिए। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया। हालांकि इस बात का जिक्र वो पहले ही कर चुकी थी, लेकिन आज जो तस्वीर स्पष्ट हुई है कि ममता बनर्जी 2 नहीं बल्कि एक ही जगह से चुनाव लड़ेंगी, खेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बात के साथ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और सीधे तौर पर यह कहा कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगी, यानी भवानीपुर सीट से वो नहीं लड़ रही हैं, एक ही सीट से लड़ रही हैं। लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी, क्या ये जंग नंदीग्राम में दिखाई देगी? क्योंकि नंदीग्राम आंदोलन से दोनों नेता जिस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में छाए, आम जन तक पहुंचे और अब एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो ऐसे में ये लड़ाई बहुत दिलचस्प नंदीग्राम में होने वाली थी। लेकिन इंतजार करना होगा बीजेपी की लिस्ट का, जिसके बाद नंदीग्राम को लेकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी साफ हो पाएगी। सीनियर लीडर सोवनदेव चैटर्जी को भवानीपुर से टिकट दिया गया है। टीएमसी ने 50 महिलाओं को टिकट दिए हैं, लेकिन 28 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए गए हैं। ममता बनर्जी 10 फरवरी को पर्चा दाखिल करेंगी और नंदीग्राम वो पहुंचेंगी। 79 लेकिन एससी और 17 एसटी कैंडिडेट्स को भी टीएमसी ने मैदान में उतारा है और एक बड़ी लिस्ट है फिल्मी एक्टर्स की भी जिनको टिकट दिए गए हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अब अगली खबर का। हमारी एक खास पेशकश बिहार के विधायकों के उन बयानों को लेकर बात, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यूपी जैसा गाड़ी पलटने वाला मॉडल अपराधियों पर लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर आपको याद होगा। पुलिस हिरासत में अचानक गाड़ी पलटी और भागते हुए गैंगस्टर का पुलिस एनकाउंटर कर देती है। बिहार में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सत्ताधारी दल के कई विधायक इसी एनकाउंटर फॉर्मूले की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर पिछले साल जुलाई की है, जब यूपी पुलिस के मुताबिक गाड़ी पलटने के दौरान हिरासत से भाग रहे गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने मार गिराया था। विकास दुबे के एक और गुर्गे को पुलिस ने इसी तरह गाड़ी पलटने के बाद मार गिराने का दावा किया था। इन तस्वीरों को यहीं छोड़ते हैं, अगली तस्वीर देखिए। ये बिहार पुलिस के खिलाफ गुस्से की तस्वीर है। बढ़ते अपराध ने लोगों को आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया है। आखिर बढ़ते अपराध का इलाज क्या है? यही सवाल लेकर हम सत्ताधारी दल के कुछ विधायकों के पास पहुंचे तो जवाब चौंकाने वाले मिले। यूपी के तर्ज पर जब कार्रवाई शुरू होगा तो इनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अब ठीक हो जाना जरूरी है। शुरू क्या होगा? यूपी के तर्ज पर जैसे यूपी में जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से गाड़ी पलटेगा, यहाँ भी इस प्रकार जब होगा तब जो बचे कुछ लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। अपराधियों में खौफ होना चाहिए शासन प्रशासन का, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि उनमें खौफ पैदा हो। खौफ पैदा हो तो निश्चित रूप से जो बहुत गंभीर अपराध में लिप्त हैं उनको एनकाउंटर करने में क्या दिक्कत है? मैं तो बोल रहा हूँ लगना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से होता रहेगा तो लोगों के मन से वो जो एक पुलिसिया खौफ है वो निकल। सुना आपने, सत्ताधारी दल के विधायक यूपी टाइप एनकाउंटर की मांग करने लगे हैं। यानी इन्हें भी लग रहा है कि रूटीन तरीके से पुलिस अपराध रोकने में नाकाम रही है। हालांकि इन्हें पता है कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। एनकाउंटर मॉडल एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन हम लोगों के यहाँ कानून तो इजाजत देता नहीं है।
इसके लिए न्यायालय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश इजाजत दे देता है। उत्तर प्रदेश के अब हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ अपने माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो कुछ कार्रवाई होगी। आखिर ऐसी मांग क्यों उठ रही है जिसकी कानून इजाजत नहीं देता? तो सुनिए कुछ विधायकों के बयान। इनका कहना है कि इन्हें खुद अपराधियों से डर लगने लगा है। विधायक रहते हुए आपको भी खौफ होता है कि अब यकीनन खौफ तारी है, बेटियों पर खौफ तारी है, जनप्रतिनिधियों पर खौफ तारी है। और खौफ सिर्फ अभी क्राइम से ही खौफ नहीं है, पुलिस से भी खौफ है लोगों को कि पुलिस भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है और पुलिस भी मामले को उलझा रही है। इसलिए खौफ क्रिमिनल से भी है और खौफ वर्दी के लोगों से भी है। बहुत चिंता का विषय है और आपके माध्यम से सरकार के पक्ष के होने के बाद भी सरकार और खास करके प्रशासन से मेरा आग्रह है कि वो और इसमें चुस्ती ले आवे। ये खौफ बताता है कि बिहार में खाकी का रसूख किस कदर घटा है और अपराधी बेखौफ हुए हैं। इसी तरह यूपी टाइप एनकाउंटर की मांग होने लगी है। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध से स्पष्ट है कि सुशासन की सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब नहीं हो पा रही है और इसीलिए अब बीजेपी के तरफ से सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया गया है कि उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर मॉडल बिहार में भी लागू किया जाना चाहिए ताकि अपराधियों के अंदर खौफ हो और वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। एक तरफ गाड़ी पलटकर एनकाउंटर वाले फॉर्मूले की बात हो रही है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं लगती। पिछले दिनों जब पटना में इंडिगो अफसर की हत्या पर लोगों का गुस्सा चरम पर था तो नीतीश मीडिया पर ही भड़क गए थे। के साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई न कोई कारण तो होता ही है और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में और उसके बाद उस सही आदमी को जो अपराधी है उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा। एनसीआरबी के मुताबिक 2015 में मर्डर के 3178 केस दर्ज हुए। 2016 में घटकर 2581 आ गए, लेकिन फिर 2017 में मर्डर के 2801 मामले दर्ज हुए। 2018 में थोड़ा और इजाफा होकर ये आंकड़ा 2934 पर पहुंचा और अगले साल यानी 2019 में तो ये 3138 हो गया। यानी 2016 से बिहार में मर्डर केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बात अब भी लालू के जंगल राज की होती है। आरजेडी शासन से निकले हुए बिहार को तकरीबन 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन तब से अब तक काफी कुछ बदल चुका है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर 15 साल बाद भी वही सवाल कायम है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर बिहार में अपराध को लेकर इतनी बहस क्यों छिड़ी है? क्यों हो रहा है यूपी जैसे एनकाउंटर को लेकर मांग? देखिए रिपोर्ट। पटना के करगिल चौराहे पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लंबे अरसे बाद एक बार फिर बिहार में अपराध के बढ़ते ग्राफ के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। क्राइम तो क्राइम ही है, पूरे बिहार में क्राइम के सिवा कुछ नजर नहीं आवेगा। बिहार में एक बार फिर सुशासन की जगह अपराध की खबरें सुर्खियां बनने लगी हैं। गुस्से के केंद्र में है बिहार पुलिस। लोगों के इस गुस्से की वजह को समझना हो तो चलिए हम आपको चंद वीडियो दिखाते हैं।
ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक शहर नालंदा का वीडियो है। आरोप है कि जमीन विवाद में एलजेपी के एक नेता ने अपने गुंडों के साथ रविवार को नालंदा जिले के बिहार थाने के झिंगनागर मोहल्ले में LIC अफसर प्रवीण कृष्ण की लाठी, रॉड और ईंट से पीट कर हत्या कर दी। अब बिहार में बेखौफ अपराध का दूसरा वीडियो भी देखिए। इस वीडियो को गौर से देखिए। बंदूक और लाठी डंडे से लैस गुंडे इस तरह पोजीशन लेते नजर आ रहे हैं मानो किसी रणभूमि में हो। ये वीडियो बिहार की राजधानी पटना के करीब स्थित फतुआ थाना इलाके के जग्गू बिघा गांव का है। 3 मार्च को यहां घर के खलिहान में दौड़ा कर एक महिला की हत्या कर दी गई। वजह सिर्फ इतनी थी कि महिला ने बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध किया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अपराधियों से साठगांठ की वजह से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। गलत है सर, पुलिस में पैसा ले है, वो हमको घर में भी रगड़ता, खाली अपराधी के घर पर नहीं जाता सर। यही घर है, यही घर है, यही घर है सर। देखिए हम बताते हैं सर, ये दोनों घर है, 2 का चंदन है, कुंदन के और धरंजा का घर आगे है। नहीं जाता सर, पुलिस रुपया का थौकी ले लेता ना, नहीं जाता है। आप लोग बोलती नहीं है पुलिस को? सर अखनी बोलेंगे पुलिस को बोला तो बोले हैं तो ठीक है जाएंगे तो 1 घंटा के बाद गया या फिर गेट लगाया चल गया। 2 दिन के भीतर की ये 5 तस्वीरें बिहार की स्थिति को बयान करने के लिए काफी हैं। क्या कानून व्यवस्था से बिहार पुलिस की पकड़ छूट रही है? क्या अपराधियों का सख्ती से इलाज कराने का कोई फॉर्मूला है बिहार सरकार के पास? नालंदा से रंजीत कुमार सिंह, फतुआ से राजेश कुमार झा और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का डांस सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मौका था सीएम अमरिंदर की पोती सरिंदर कौर की शादी का। जैसे ही गाना बजा तो कैसे थिरकते हुए ये दिखाई दिए, देखिए। किसी नेता को इस तरह बेपरवाह होकर थिरकते आपने इससे पहले कब देखा था? लेकिन फारूक अब्दुल्ला हैं तो ये सब मुमकिन है। मौका था पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोती के विवाह समारोह का। शादी में जब ब्रह्मचारी फिल्म का गाना बजा तो जम्मू कश्मीर के सीएम खुद को रोक ही नहीं पाए। खुद तो थिरके ही अमरिंदर को भी खींच लिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब फारूक अब्दुल्ला ने अपनी अलग शख्सियत पेश की हो। उनकी आवाज में अब ये भजन भी सुनिए। क्या बात मेरे राम, क्या बात। मोरे राम, मोरे राम। किस गली। इस मामले में फारूक अब्दुल्ला को अगर किसी से टक्कर मिलती है तो वो है MP के सीएम शिवराज सिंह चौहान। भारतीय राजनीति में नेता या तो गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर उलझे रहते हैं या फिर विरोधियों पर छींटाकशी में। लेकिन ये तस्वीरें आश्वस्त करती हैं कि अभी भी कुछ नेता हैं जो भीड़ से बिल्कुल अलग हैं। आज तक ब्यूरो।